मैं आपका अपना दोस्त संदीप सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज एक नई कक्षा के साथ आज हम नया विषय प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का उद्भव। तो हमारा आज टॉपिक का नाम है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास या उद्भव। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा को। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ होता है कहना। भाष का अर्थ होता है कहना, अर्थात एक व्यक्ति की या किसी व्यक्ति की भावना, विचार, अभिव्यक्ति, संवेदना दूसरे व्यक्ति के भाव, अभिव्यक्ति, विचार, स्वयं तक जिस साधन या कि माध्यम के द्वारा जाते हैं या अपने भावों, विचारों एवं अभिव्यक्तियों का जो आदान प्रदान होता है उसे ही कहा जाता है भाषा। हम बात करें हिंदी की। प्रश्न आता है कि हिंदी शब्द कितने वर्णों से मिलकर बना है। तो हिंदी शब्द एक है और एक वर्ण द, दो वर्णों से मिलकर बना है, क्योंकि हिंदी व्याकरण में मात्रा और आधे व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन को नहीं गिना जाता, इसलिए हिंदी दो वर्णों से मिलकर बना है। प्रश्न आता है हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अब पूछा जाता है कि हिंदी शब्द का विकास कितने चरणों में हुआ। तो हिंदी शब्द का विकास 3 चरणों में हुआ। मैं भारत का एक मैप बना रहा हूँ। एक छोटा सा उत्तर भारत का मैप बनाया इस तरह से। ये जब विदेशी लोग, ईरानी लोग भारत में आए थे उस समय पे, और आज वर्तमान समय में भी यहाँ तिब्बत पठार पर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से काराकोरम लद्दाख को जास्कर पर्वतश्रेणियों के बीच से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है सिंधु नदी। तो जो ईरानी लोग थे उस समय वो भारत में आए, तो जो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को सिंधु प्रांत कहा जाता था और यहाँ के लोगों की भाषा सिंधी हुआ करती थी। तो ईरानी लोग जो थे उनकी आम बोलचाल की भाषा में जो आम तर्क होता है वे सैको है बोलते हैं, सैको है, और ध वर्ण का उच्चारण द से करते हैं। तो यहाँ पर बन गया सिंधु, क्या बना, हिंदू। तो सिंधु नदी को ईरानियों ने, विदेशी लोगों ने हिंदू कहा, और इस नदी के आसपास जो रहने वाला प्रांत था, यहाँ पे रहने वाले लोगों को, प्रांत को हिंद कहा और यहाँ की बोली को हिंदी कहा। प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा में कौन सा प्रत्यय लगा है और किस भाषा का है। तो हिंदी शब्द में जो प्रत्यय होते हैं वे शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग शब्द के आगे या शुरू में जुड़ते हैं। तो हिंदी ई जो प्रत्यय था वो ई प्रत्यय जुड़ा, और ये ई प्रत्यय फारसी भाषा का था। किसका है, फारसी भाषा का। अब हम बात करें तो हमें पता लगा हिंदी शब्द का विकास 3 चरणों में हुआ। जो विदेशी लोग भारत में आए, ईरानी
तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, क्योंकि वे स शब्द का उच्चारण है करते हैं और ध का तय करते हैं, इसलिए उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू कहा। और इस प्रांत को, इसके क्षेत्र को, इसके आसपास की घाटी को हिंद कहा और यहाँ के बोली को हिंदी कहा। और हिंदी में जो प्रत्यय लगा है ये फारसी भाषा का है। जो संस्कृत भाषा है वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा है संस्कृत। अगर हम संस्कृत के काल की बात करें, समय निर्धारण की बात करें, तो अगर हम संस्कृत के समय निर्धारण की बात करें तो मानव उत्पत्ति के साक्ष्य, सर्वप्रथम मानव उत्पत्ति के जो साक्ष्य हैं वे ऋग्वेद से प्राप्त हुए, ऋग्वेद से प्राप्त हुए। और ऋग्वेद में 500 ईसा पूर्व का वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद के एक समकालीन ग्रंथ जिसका नाम है अवेस्ता, जो ईरान से मिला, अवेस्ता में भी इस चीज़ का वर्णन किया गया है और ये 1500 ईसा पूर्व का ही वर्णन दर्शाता है। ऋग्वेद को में 1500 ईसा पूर्व। और इसके प्रश्न आता है कि ऋग्वेद के समकालीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, अवेस्ता कहाँ से प्राप्त हुई उसकी, ईरान से। इससे पता लगता है संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया। जो उच्च कोटि के लोग थे वे बोलते थे वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत को बड़े प्रकांड पंडित बोलते थे, जो बड़े लोगों की भाषा हुआ करती थी उस समय पे, वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत में ही ऋग्वेद लिखा गया, ऋग्वेद लिखा गया, यजुर्वेद लिखा, ऋग्वेद लिखा, यजुर्वेद लिखा गया, सामवेद, अथर्ववेद लिखा गया। और इन्हीं सभी चारों ग्रंथों को संयुक्त रूप से संहिता कहा गया। संहिता का अर्थ होता है मंत्रों का समूह, और इन्हें अपौरुषेय कहा गया। अपौरुषेय, अपौरुषेय का अर्थ होता है सामान्य व्यक्ति की क्षमता से बाहर का। क्या कहा गया, सामान्य व्यक्ति की क्षमता से बाहर का। अर्थात ये सब संस्कृत में थे, हर कोई व्यक्ति ने बोल नहीं पाता था। वैदिक संस्कृत का जो काल था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का था, 1000 ईसा पूर्व तक का था वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत का बाद जो छोटे लोग थे, चंद लोग थे जो संस्कृत का उच्चारण या ज्ञान प्राप्त नहीं था, तो जिन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं था उनकी भाषा थी उत्तर संस्कृत। उत्तर संस्कृत, इसे लौकिक संस्कृत भी कहा जाता है, लोगों की, आम लोगों की भाषा। क्योंकि सभी तो मतलब कुछ आम लोग होते हैं, कुछ विशिष्ट लोग होते हैं, तो विशिष्ट लोगों को संस्कृत का ज्ञान था, और उनसे नीचे लौकिक अर्थात लोगों की भाषा, जो उसमें विकृत रूप हो जाता है। और जैसे बोल देते हैं ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मण संस्कृत बोल देते हैं। और इसका काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक था। उत्तर वैदिक काल अपने आप में एक बहुत बड़ा काल था, जिसके अंतर्गत बहुत सारे धर्म ग्रंथ लिखे गए, जैसे रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया, महाभारत को जय संहिता, सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। और यहाँ पर अरण्यक लिखे गए, अरण्यक जंगल में बैठकर एकांत में लिखे जाने वाले धर्म ग्रंथ थे। अरण्यक ग्रंथों की संख्या 7 है। अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है। आगे आता है उपनिषद लिखे गए,
एक तो उपनिषद नहीं, 108 उपनिषद लिखे गए। उपनिषदों के बाद लिखा गया पुराण। पुराणों की संख्या 18 और उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपवेद लिखे गए। उपवेदों की संख्या 4 थी। तो ये वाला जो पोर्शन था, ये बहुत बड़ा पोर्शन था, अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ था, जो उत्तर संस्कृत, लौकिक संस्कृत या ब्राह्मण संस्कृत के अंतर्गत आता था। इसका समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व था। जो लोग संस्कृत सही रूप से नहीं बोल पाते थे, जिनका छठ विकट रूप था, वो ये था जो लिखा गया। जब लौकिक संस्कृत या ब्राह्मण संस्कृत का विकृत रूप 500 ईसा पूर्व तक पहुंचा, तो बहुत ज़्यादा विकृत अर्थात परिवर्तित हो चुका था, बदल गया था। इसके बाद जो भाषा आई वो पाली भाषा आई। पाली भाषा का जो काल था वो आया, जो समय निर्धारण था 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी तक पाली भाषा को बौद्ध धर्म के लोगों ने अपनाया। बौद्ध धर्म के लोगों ने जब पाली भाषा में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और उन्हें अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने पाली भाषा में ही धर्म ग्रंथ को लिखा, जिसका नाम था त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियां, अर्थात 3 ज्ञान की टोकरियां। बुद्ध धम्म संघ इसके अंतर्गत आता है। पाली भाषा का जो समय था 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक का था, ईसा मसीह के जन्म तक। और इसमें जब बौद्ध धर्म के लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने एक धर्म ग्रंथ त्रिपिटक लिखा और उसमें प्रचार प्रसार किया। अब एक प्रश्न ये आता है कि भारत देश की प्रथम देशी भाषा और जन भाषा किसे कहा जाता है? तो पाली भाषा को ही कहा जाता है। भारत की प्रथम देशी भाषा या जन भाषा कहा जाता है पाली भाषा को। पाली भाषा जब प्रथम शताब्दी के अंत तक पहुंचती है, तो उसमें भी कुछ परिवर्तन हो जाता है, बदलाव देखने को मिलता है, और इस भाषा को कहा जाता है प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा का जो समय था वो प्रथम शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक था। 500 ईस्वी तक का समय था, जब ईसा मसीह का जन्म हो चुका था। प्राकृत भाषाई जो पाली से विकृत बदला हुआ रूप था, जिसका समय निर्धारण प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक था। इस भाषा को जैन धर्म के लोगों ने अपनाया और इन्होंने इसका जब प्रचार प्रसार किया, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई इस भाषा में, प्राकृत भाषा में। तो उन्होंने अपने जो धर्म ग्रंथ थे वे पाली भाषा में लिखे। जैसे भगवती सूत्र किसमें लिखा गया है? जैन धर्म पाली प्राकृत भाषा में लिखा है, जिसे भगवती सूत्र और अन्य बहुत सारे धर्म ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए। और एक प्रश्न आता है कि मलेक्शों की भाषा क्या थी? मलेक्शों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। जब प्राकृत भाषा 500 ईस्वी के अंत तक पहुंची, तो ये बहुत ज़्यादा विकृत हो चुकी थी। ये अपना रूप परिवर्तित करती चली गई प्राकृत भाषा, और इसे कहा जाने लगा अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा को कहा जाता है भ्रष्ट भाषा। को कहा जाता है
भ्रष्ट भाषा और अपभ्रंश भाषा जब अपने चरमोत्कर्ष से होते हुए गुजरी तो अंत में इसका और ज़्यादा रूप बदल गया और इसको कहा जाने लगा अवहट। क्या कहा जाने लगा? अवहट। अवहट। और अवहट भाषा से ही प्राचीन हिंदी का उद्भव हुआ, जिसके अंतर्गत जिसे हम 7 उपभाषा वर्गों में बांटते हैं, जिन्हें 7 उपभाषा वर्गों में बांटते हैं, जिन्हें 7 उपभाषा वर्गों में बांटते हैं। नंबर 1 आ जाती है शोरसैनी भाषा, अपभ्रंश बोल देते हैं, या शोरसैनी उपभाषा, शोरसैनी। नंबर 2 आ जाती है अर्धमागधी, अर्धमागधी। नंबर 3 मागधी। नंबर 4 खस। नंबर 5 ब्राचर्ड। नंबर 6 महाराष्ट्री और नंबर 7 पेशाची। तो अपभ्रंश भाषा या अवहट भाषा बनी तो इससे 7 उपभाषाओं का उदय हुआ, जिसमें थी शोरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचर, महाराष्ट्री और पेशाची। और इनके अंतर्गत बहुत सारी बोलियां आती हैं, मुख्य रूप से 17 बोलियां आती हैं। जैसे शोरसैनी के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी, और अर्धमागधी के अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी, और मागधी के अंतर्गत आती है असमिया, बिहारी आती है मुख्य रूप से, असमिया, उड़िया, बांग्ला भी आती है। लेकिन हिंदी जो है बहुत सारी भाषाओं का एक रूप है। ठीक है, तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा, हिंदी भाषा का उद्भव, और कल पढ़ेंगे हम शोरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचर्ड, पेशाची के बारे में। और आज के लिए हम इतने रखते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।